एक घना जंगल था। उसी जंगल के बीच एक ऊंचे पेड़ पर चिड़िया और चिड़ा रहते थे और चिड़िया ने 2 अंडे दिए। चिड़िया और चिड़ा उन अंडों का बहुत ख्याल रखते थे और अंडों के फूटने का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। देखिए जी, हमारे अंडे अब हिलने लगे हैं। लगता है हमारे बच्चे जल्दी ही बाहर आने वाले हैं। जैसे ही हमारे बच्चे अंडों से बाहर आएंगे, हमारा परिवार पूरा हो जाएगा। फिर 2 दिन बाद दोनों अंडे फूट जाते हैं और अंडों में से 2 बच्चे बाहर आते हैं। अजी पति जी, सुनिए, यहाँ आइए और जल्दी आइए। देखिए, हमारे अंडों में से बच्चे बाहर आए हैं। पहली चिड़िया बाहर आई। वो बहुत सुंदर और गुलाबी रंग की थी। उसे देखकर पापा चिड़ा ने कहा, अरे वाह वाह, कितनी सुंदर है हमारी बेटी। फिर चिड़िया और चिड़ा बाहर आए दूसरे बच्चे को देखते हैं। उसका रंग काला था और पंख साधारण। हमारी छोटी बेटी का रंग तो काला है जी। कोई बात नहीं पत्नी जी, हमारी बेटी का रंग चाहे काला हो या सफेद, ये दोनों हमारी जान है। सही कहा आपने। हमारी दोनों बेटियां हमें सबसे प्यारी हैं। हम अपनी बड़ी बेटी का नाम मानी रखेंगे और छोटी बेटी का नाम रानी। दोनों ही नाम बहुत सुंदर हैं जी। जैसे जैसे मानी बड़ी होती गई, उसकी सुंदरता और निखरती गई। जंगल की सारी चिड़िया उसकी तारीफ करती थी। मानी, तुम तो जंगल की सबसे सुंदर चिड़िया हो। काश हम भी तुम्हारे जैसे सुंदर होते मानी। सुंदर तो मैं हूँ ही, हर कोई मुझे पसंद करता है, लेकिन मेरे जितना सुंदर इस पूरे जंगल में कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरे जैसा कोई और भगवान ने इस दुनिया में बनाया ही नहीं है। अपनी इतनी तारीफ सुन कर मानी धीरे धीरे घमंडी हो गई। उसे लगता था कि उससे ज्यादा सुंदर कभी कोई होगा ही नहीं। और दूसरी तरफ रानी, जिसे उसके काले रंग की वजह से बहुत ताने सुनने पड़ते थे। अरे मानी, तुम जितनी सुंदर हो, तुम्हारी ये बहन उतनी ही बदसूरत है। कितनी बार कहा है रानी मैंने तुझसे कि अगर मैं कहीं जाऊं तो तू मेरे साथ ना आया कर। दीदी, मैं आपकी बहन हूँ। बहन है तो क्या करूं मैं? मुझे तेरी ये काली कलूटी सूरत बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर कभी मेरे साथ मत आना, समझी तू? घर आकर रानी रोते हुए सारी बात अपने माँ और पापा से कहती है। मानी, ये क्या तरीका है अपनी बहन से बात करने का? इसमें मैंने गलत क्या कहा माँ? सच तो यही है, सुंदर मैं हूँ, वो नहीं। बेटी, सुंदरता चेहरे की नहीं, दिल की होती है। आप दोनों अपने आप को कितना भी समझा ले, लेकिन सच यही है कि रानी जहाँ भी जाती है हम सभी को शर्मिंदा करती है। काश ये इस दुनिया में आई ही ना होती तो कितना अच्छा होता। रोज रोज के तानों से रानी बहुत दुखी हो गई। एक दिन वह रोती हुई जंगल की ओर चली गई। अगर मैं सुंदर होती तो शायद सब मुझे भी प्यार करते, लेकिन मैं सुंदर नहीं हूँ, इसलिए अब मैं कभी इस घने जंगल से वापस नहीं जाऊंगी और यहीं रहूंगी ताकि कोई भी मुझसे शर्मिंदा ना हो। वह चलते चलते एक पुराने पीपल के पेड़ के पास पहुंची। वहां एक साधु चिड़िया ध्यान में बैठी थी। साधु चिड़िया ने रानी को देखा और कहा, अरे बेटी, तुम इतनी दुखी क्यों हो? बाबा, मेरा रंग काला है और इसी काले रंग की वजह से
कोई मुझे पसंद नहीं करता है। पास ही एक तालाब है, उसमें डुबकी लगाओ बेटी। तालाब में डुबकी लगाने से क्या होगा बाबा? मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूंगी। तुम्हें वही रूप मिलेगा जैसी तुम्हारी सोच होगी। ये कोई साधारण तालाब नहीं है, बल्कि एक जादुई तालाब है। जो भी कोई इसमें डुबकी लगाता है, उसे ये तालाब उसका असली रूप देता है। जैसा जिसका मन, वैसा उसका तन। रानी तालाब के पास गई और उसने तालाब में उतरकर एक डुबकी लगाई। जब वह बाहर आई तो वह बेहद सुंदर हो चुकी थी। क्या सच में ये मैं ही हूँ? देखा बेटी, जादुई तालाब का चमत्कार। अब खुशी खुशी अपने घर जाओ बेटी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। आपने तो मेरा जीवन खुशियों से भर दिया है। जब रानी घर लौटी तो सब उसे देखकर चौंक गए। ये इतनी सुंदर चिड़िया कौन है? माँ, ये मैं हूँ, आपकी बेटी रानी। अरे वाह, कितनी सुंदर लग रही है मेरी बेटी। लेकिन बेटा, ये चमत्कार कैसे हुआ? तुम्हारा काला रंग कैसे गायब हो गया? मैं घर से निकलने के बाद घने जंगल की ओर चली गई। वहाँ मुझे एक साधु बाबा मिले। उन्होंने मुझे एक जादुई तालाब में डुबकी लगाने को कहा और जैसे ही मैंने डुबकी लगाई तो मेरा रूप ऐसा हो गया। माँ, पापा, मैं भी उस तालाब में डुबकी लगाना चाहती हूँ। माने, तुम पहले से ही सुंदर हो, तुम्हें उस तालाब में डुबकी लगाने की कोई जरूरत नहीं है। मानी बेटे, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं। उनकी बात मान लो। मानी किसी की भी बात नहीं मानती है और घने जंगल की तरफ चली जाती है। यही वो तालाब है जिसमें रानी ने डुबकी लगाई थी और अब मैं इसमें डुबकी लगाकर रानी से भी ज्यादा सुंदर हो जाऊंगी, क्योंकि कोई भी मुझसे ज्यादा सुंदर नहीं हो सकता है। इतना कहकर मानी तालाब में डुबकी लगाती है और जैसे ही वो तालाब से बाहर आती है, ये मेरे पंखों को क्या हो गया है? ये तो काले हो गए। मैं तो सबसे सुंदर होना चाहती थी, लेकिन मैं तो काली हो गई हूँ। दुखी होकर मानी घर वापस आ जाती है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई पापा, जो मैंने आपकी बात न मानी। मुझे माफ कर दो रानी। मुझे तुमसे बहुत जलन हो रही थी कि तुम मुझसे ज्यादा सुंदर कैसे हो सकती हो। शायद इसलिए मेरा ये हाल हुआ है। दीदी, अब रोना बंद भी करो। आप हमेशा मेरी प्यारी बहन ही रहोगी। देखा बेटा, जैसी हमारी सोच होती है वैसा ही हमारा रूप बनता है। अब जलन और नफरत को छोड़कर अच्छाई और सच्चाई को अपनाओ और एक अच्छी पंछी बनो। प्यारे दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में। जंगल में ठंड दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। हवा इतनी ठंडी थी कि पंख भी कांप जाए और हर कोई अपने घोंसले में छुपा हुआ था। जंगल में इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही थी कि कोई भी पंछी अपने घोंसले से बाहर नहीं आना चाहता था। इस ठंड में सबसे ज्यादा मुश्किल में थी गरीब रानी चिड़िया। चीनी बेटी, अब कैसी तबीयत है आपकी? माँ, अभी भी तबीयत ठीक नहीं है मेरी।
मैं आज आपके लिए दवाई ले आऊंगी चीनी बेटी। माँ, आप दवाई कैसे लाएंगी? क्योंकि अपने पास तो दवाई के पैसे ही नहीं है। मैं कालू भैया से कहकर इस महीने के पैसे एडवांस ले लूंगी और उनसे आपके लिए दवाई ले आऊंगी। आप आज काम से जल्दी आ जाना माँ। ठीक है चीनी बेटी, मैं जल्दी आ जाऊंगी। चलो अब मैं काम पर निकलती हूँ बच्चों, नहीं तो मुझे पहुँचने में देर हो जाएगी। ठीक है माँ, आप जाइए। रानी बच्चों से इतना कहकर काम पर निकल जाती है। आ गई रानी जी। ये तो आपका अपना ढाबा है, जब मन करे तब आ जा सकती हैं आप। माफ कर दीजिए मालिक, आगे से ऐसा नहीं होगा। मैं बिल्कुल सही समय पर आऊंगी। ठीक है, अब जल्दी जल्दी हाथ चला अपने। देख क्या रही है, देखती नहीं कितने कस्टमर आने लगे हैं। जल्दी जल्दी खाना तैयार कर अब। जी मालिक। फिर रानी जल्दी जल्दी अपना काम शुरू करती है। ढाबे की सफाई करती है, बर्तन मांजती है और दिन भर खाना तैयार करके ग्राहकों को खिलाती है। और शाम होने पर कालू से कहती है, मालिक, अब तो कस्टमर भी आने बंद हो गए हैं और ठंड भी इतनी तेज हो गई है, तो मैं घर थोड़ा जल्दी जाना चाहती हूँ। मेरी बेटी की तबीयत खराब है और दवाई लेने के लिए मुझे कुछ पैसे एडवांस भी दे दीजिए। हाँ, ये मैंने खैराती ढाबा खोल रखा है ना, जहाँ आना भी देर से है, जाना भी जल्दी है और पैसे भी एडवांस में चाहिए हैं। मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब है मालिक, तो एक काम कर, मैं तुझे ढाबे से परमानेंट छुट्टी दे देता हूँ। चल निकल मेरे ढाबे से। ऐसा मत करिए मालिक, मैं क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी? मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं। तो मैं क्या करूँ, तेरे बच्चे हैं, तू संभाल। लेकिन मालिक, मुझे मेरी पगार तो दे दीजिए। कोई पगार वगार नहीं है तेरी कामचोर कहीं की। अब से काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है तुझे। ऐसी खरी खोटी बातें सुनाकर कालू रानी को काम से निकाल देता है। हे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊँ, किससे मदद मांगू? दुखी होकर रानी घने जंगल की तरफ चली जाती है और वहाँ जाकर रोने लगती है। रोते रोते उसकी नजर एक चमकती हुई चीज पर पड़ती है। अरे, ये क्या चीज है जो इतनी चमक रही है? फिर रानी उस चमकती हुई चीज को उठाती है और उसे ध्यान से देखती है। अरे, ये तो हीरा है और देखने में बहुत कीमती लगता है। अगर ये वाकई में कीमती हुआ तो मेरी सारी परेशानी खत्म हो जाएंगी। और फिर रानी उस हीरे को उठाकर खुशी खुशी अपने साथ ले आती है और जौहरी की दुकान पर जाती है। जौहरी चाचा, देखिए तो, मुझे ये चमकदार हीरा घने जंगल में मिला है। ये हीरा तो बहुत ही कीमती है रानी, इसकी तो बहुत कीमत है। तो आप ये हीरा रख लें जौहरी चाचा और मुझे इसके बदले में पैसे दे दें। जौहरी वो हीरा रख लेता है और रानी को पैसे दे देता है। उन पैसों से रानी दवाई लेती है, एक अच्छा घर बनवाती है और अपने काम के लिए एक नया ढाबा खोलती है। अरे वाह वाह रानी, तुमने तो अपना ढाबा खोल लिया है। हाँ कबूतर भैया, अब आपको जब भी खाना चाहिए हो तो ढाबे पर आ जाएं। ठीक है रानी, मेरे लिए एक प्लेट दाल चावल की लगा दो जरा। ठीक है कबूतर भैया, आप बस 2 मिनट बैठिए, मैं अभी लेकर आती हूँ।
रानी का ढाबा चल पड़ता है और उसके ढाबे पर भीड़ लगी रहती है। दूसरी तरफ कालू के ढाबे पर एक भी ग्राहक नहीं था। आज भी कोई ग्राहक नहीं आया मिट्ठू? नहीं मालिक, आज भी कोई ग्राहक नहीं आया है ढाबे पर। बड़ी ही गलती हुई मुझसे रानी को निकालकर, क्योंकि मुझे अब पता चला कि मेरे ढाबे पर पंछी उसके बनाए खाने के लिए आते थे। तो आप दूसरा रसोइया क्यों नहीं रख लेते हैं मालिक? इन दिनों में कितने रसोइये तो बदल चुका हूँ, लेकिन कोई फायदा नहीं। और अब तो मेरे पास पैसे भी नहीं बचे हैं जिससे मैं घर का राशन भी खरीद सकूं। इतना कहकर कालू रानी के ढाबे पर जाता है और वहाँ उदास होकर बैठ जाता है। क्या हुआ कालू भैया, आप ऐसे उदास क्यों बैठी हैं? मेरा ढाबा बंद हो गया है रानी। तुम्हारे आने के बाद कोई अच्छा रसोइया मिला ही नहीं। अब मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है जिससे मैं अपने परिवार के लिए राशन खरीद सकूं। क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकती हो? आप 2 मिनट यहाँ ठहरे कालू भैया, मैं आपके लिए खाना पैक करके लाती हूँ। और मेरे ढाबे पर भीड़ बहुत रहती है, मैं अकेली संभाल नहीं पाती हूँ। तो कल से आप काम में मेरा हाथ बटाएं। बहुत बहुत धन्यवाद रानी। मेरे इतने बुरे व्यवहार के बाद भी तुम मेरी इतनी मदद कर रही हो। आखिर हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा कालू भैया? इसलिए एक दूसरे की मदद करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में।